हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 4 में रिलैक्सेशन और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट की, जिसे हम शिथिलन प्रभाव या एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं। प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयंस के द्वारा घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड रहता है। यहाँ हम देखेंगे कि सेंट्रल कैटायन है जो कि चारों तरफ से नेगेटिव आयंस के द्वारा सराउंडेड रहता है। इसी बाउंड्री को हम आयोनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब विलयन में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो ये आयंस अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। देखिए, ये एनोड है और ये कैथोड है। सेंट्रल कैटायन है तो ये सेंट्रल कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ, और जो आयनिक परिमंडल होगा वो मूव करेगा एनोड की तरफ। तो ये दोनों की तुलना करिए आप, ये सिमेट्रिक अवस्था है, सममित अवस्था है। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की थी। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं की जाती है तब ये सममित अवस्था में रहते हैं, जिसमें कि केंद्रीय धनायन है, पॉजिटिव आयन है, जो कि चारों तरफ से नेगेटिव आयनिक एटमॉस्फेयर के द्वारा समान रूप से घिरा हुआ रहता है सममित अवस्था में। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, यानी ये इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में सेंट्रल आयन और आयनिक परिमंडल दोनों विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसकी वजह से जो सममित अवस्था होती है वो असममित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो सिमेट्रिक जो कंडीशन है वो एसिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जब सेंट्रल जो कैटायन है वो अपना आयनिक परिमंडल को छोड़ करके कैथोड की तरफ जाता है, और वहाँ जाते समय या वहाँ जाकर के ये उन्हें दूसरे नेगेटिव आयंस के साथ मिल करके आयनिक एटमॉस्फेयर बना लेता है। जबकि पीछे छूटा हुआ जो आयनिक परिमंडल था, आयनिक एटमॉस्फेयर था नेगेटिव चार्ज वाला, वो धीरे धीरे डिस्पर्स्ड हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक आयनिक परिमंडल तो बनता है और जबकि दूसरा आयनिक परिमंडल नष्ट हो जाता है। तो नए आयनिक परिमंडल के बनने और पुराने आयनिक परिमंडल के नष्ट होने के समय में अंतर होता है। तो हम ये तो यहाँ पर यह देखा गया कि जो पुराना जो आयनिक परिमंडल है उसके नष्ट होने में लगा समय नए आयनिक परिमंडल के बनने में लगे समय की तुलना में ज़्यादा होता है। द टाइम टेकन टू डिस्पर्स द ओल्ड एटमॉस्फेयर मोर देन द टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर। तो ये जो डिफरेंस होता है, द टाइम डिफरेंस इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम का अंतर है जिसमें जो कि पुराने आयनिक परिमंडल के नष्ट होने का समय और नए आयनिक परिमंडल के बनने का समय, ये जो डिफरेंस होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सेंट्रल आयन होता है
वो आयनिक परिमंडल के द्वारा सब तरफ समान अट्रैक्शन, मतलब आयनिक परिमंडल द्वारा सेंट्रल आयन पर समान अट्रैक्शन, चारों तरफ समान अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि जिस डायरेक्शन में सेंट्रल आयन मूव करता है उस डायरेक्शन में कम और उसकी पीछे की तरफ वो अधिक अट्रैक्शन महसूस करता है। इसे हम यहाँ इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये देखिए सेंट्रल आयन है और ये आयनिक एटमॉस्फेयर है। यहाँ देखिए, अब सेंट्रल आयन जब मूव करता है तो जो आयनिक परिमंडल के द्वारा जो केंद्रीय आयन अट्रैक्शन फील करता है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में तो कम, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि केंद्रीय आयन अपनी गति की विपरीत दिशा में एक खिंचाव या एक फ्रिक्शन महसूस करता है। इसकी वजह से इस आयन की जो गति होती है वो कम हो जाती है, रिटार्डेशन इन मोशन होता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ से ये पीछे की तरफ ये एक खिंचाव महसूस करेगा, इसकी वजह से इसकी आयन की गति कम हो जाती है। ये देखिए, ड्यू टू दिस द सेंट्रल आयन एक्सपीरियंस्ड ए फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मूवमेंट एंड दस इट्स मोबिलिटी विल बी रिटार्डेड। तो इस प्रकार से जो इफेक्ट होता है caused due to the asymmetry of ionic atmosphere on the mobility of ion is known as the asymmetric effect। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ये सिमेट्रिक था, लेकिन ये एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक होने की वजह से जो आयंस की मोबिलिटी पे जो प्रभाव आता है इसी को हम एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम भी हमने इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट जो नाम देने का कारण भी यही है कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसकी सिमेट्री बदल जाती है, इसके कारण आयंस की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर हमने कैटायन लिया है तो इसी प्रकार अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम एनायन ले लें, सेंट्रल एनायन, और आयनिक एटमॉस्फेयर में हम अगर जो पॉजिटिव आयन का जो एटमॉस्फेयर है अगर उसको हम लें तो भी ये इफेक्ट उसी प्रकार से दिखाई देगा। इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयनिक एटमॉस्फेयर ऑन सेंट्रल एनायन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की बात करेंगे। ऑल आयंस रिमेन सॉल्वेटेड इन सॉल्यूशन। यहाँ हम बात करेंगे कि विलयन में सभी आयन विलायक संकरित अवस्था में रहते हैं, यानी वो सभी विलायक के द्वारा सॉल्वेटेड रहते हैं, जिसको हम कहेंगे सॉल्वेटेड आयंस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सॉल्वेटेड आयन, सेंट्रल आयन और सॉल्वेटेड आयनिक एटमॉस्फेयर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल कैटायन जो कि कैथोड की तरफ मूव करता है उसे सॉल्वेंट में से होकर के निकलना पड़ेगा, और जो सॉल्वेंट होता है वो स्वयं भी नेगेटिव आयोनिक एटमॉस्फेयर के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। सेंट्रल कैटायन मूव करता है कैथोड की तरफ, लेकिन जब इसको सॉल्वेंट में से होकर के गुजरना होता है और चूंकि सॉल्वेंट भी आयोनिक एटमॉस्फेयर के द्वारा के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इस कारण से इसके आयंस की जो गति होती है उसमें कमी हो जाती है, और मीडियम की विस्कोसिटी को अगर हम बढ़ा दें तो ये गति और भी कम हो जाएगी। इस प्रकार से आयंस की गति पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, आयंस की मोबिलिटी पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये हमने सेकेंड इफेक्ट पढ़ा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार आज हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट पढ़ा और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।